करने के बाद हम सब अपने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके थे। इस दौरान एक बार फिर मेरी मुलाकात विराज अग्निहोत्री से हुई। वो मेरे डायमंड बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, पर मैं ये बात समझ चुकी थी कि वो मेरे बिजनेस पर नहीं बल्कि मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहता था। वो मेरा इन्वेस्टर बनने में नहीं बल्कि मुझ में इंटरेस्ट रखता था। उद्धरण चिन्ह। ये जानने के बाद मैंने उसके साथ किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और ये बात उसने अपने दिल पर, अपने ईगो पर ले ली। उद्धरण चिन्ह। फिर एक दिन दिल्ली में एक फेमस बिजनेस पार्टी अरेंज हुई। वहाँ बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े टाइकून्स इनवाइटेड थे और मुझे भी इनविटेशन मिला था। मैं वहाँ गई, पर मुझे ये उम्मीद नहीं था कि विराज भी वहाँ होगा और वो बिजनेस पार्टी मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी याद बन गई। उद्धरण चिन्ह। ये बताते हुए ईशा के चेहरे पर शिकन आ गई थी। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ था वहाँ? उद्धरण चिन्ह। शायद आज ईशा अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई को फेस करने जा रही थी, जिसे कहने की हिम्मत वह आज तक किसी के साथ भी नहीं कर पाई थी। ईशा को यूं नर्वस होता देख विहान उसका हाथ थाम लेता है। ईशा बताना शुरू करती है, उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मैं कभी याद करना नहीं चाहूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी बात जारी रखते हुए बोली, विराज ने मुझे देख लिया था कि मैं उस पार्टी में मौजूद हूँ। उसे एक मौके की तलाश थी और उसे वो मौका मिल चुका था। मैंने भी उसे देख लिया था, पर उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। उसने मुझसे इंटरेक्ट करने की भी कोशिश की, पर मैंने उसे बहुत ही कैजुअली ट्रीट करते उसे पीछा छुड़ा लिया। उद्धरण चिन्ह। पर वो एक गिरा हुआ और घटिया इंसान था। बदकिस्मती से उस वक्त मैं ये बात नहीं जानती थी, वरना उस पार्टी में मैं एक मिनट भी नहीं रुकती। अपने घटिया इरादों को अंजाम देने के लिए उस विराज ने मुझे नशीली ड्रिंक पिलाई। वो और एक वेट्रेस मिले हुए थे। उद्धरण चिन्ह। वो मुझे एक कमरे में ले गई, मेरी मदद के बहाने। जब तक मैं समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नशीली ड्रिंक मुझ पर हावी हो चुकी थी। मुझे किसी बात का होश नहीं था, पर लकीली किसी वजह से वो घटिया इंसान मेरे साथ गलत नहीं कर पाया। हाँ, पर उसने मेरी और अपनी कुछ इंटीमेट पिक्चर्स क्लिक की ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके। उद्धरण चिन्ह। मैं चाहकर भी इसके बारे में किसी को बता नहीं पाई। विराज ने मुझे साफ साफ धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को भी इसके बारे में बताने की कोशिश की तो वो उन पिक्चर्स को सोशल मीडिया में लीक करवा देगा। उद्धरण चिन्ह। और इसी डर से मैं चाहकर भी किसी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। उस इंसिडेंट के बाद मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए कुछ वक्त के लिए यूएस चली गई ताकि इन सब बातों से अपना ध्यान हटा सकूं। उद्धरण चिन्ह। उस वक्त मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी का ये अंधेरा कभी छटेगा भी या नहीं। कुछ वक्त बाद जब वापस आई तो ये मामला थोड़ा शांत हो चुका था। मैं बिजनेस में फोकस करने लगी, लेकिन तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हमारी शादी भी हो गई। उद्धरण चिन्ह। मुझे एक बहुत प्यार करने वाला पति और एक प्यारी सी फैमिली मिल चुकी थी और उस इंसिडेंट के बारे में मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी। हाँ, कभी कभी मेरा वो बिटर पास्ट मेरी जहन में आ जाता था, पर मैं उसे भुलाने की पूरी कोशिश करती। उद्धरण चिन्ह। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर हमारे रिसेप्शन के दिन वो फिर से वापस आया। मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वो अब तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है। उद्धरण चिन्ह। इस बीच भी उसने मुझे ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने वैसा नहीं किया जैसा वो मुझे करने को कहेगा तो वो इसके बारे में तुम्हें बता देगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी धमकी सुनकर मैं काफी डर चुकी थी और इसी वजह से उसकी हर एक बात मानती गई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उद्धरण चिन्ह। ईशा की बातें सुनकर विहान का गुस्सा काफी बढ़ चुका था। वह उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे इसके बारे में एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। उद्धरण चिन्ह। ईशा धीरे से बोली, मैं बहुत डर गई थी। उद्धरण चिन्ह। विहान उसे डांटते हुए बोला, ईशा सच कहूं तो मुझे तुम जैसी एजुकेटेड और स्मार्ट लड़की से इस तरह की डमनेस की उम्मीद नहीं थी। तुम तो हमेशा से एक ब्रेव लड़की थी ना, फिर इस मामले में तुम डरपोक कैसे रह गई? बोलो। उद्धरण चिन्ह। ईशा की आंखों में इस वक्त आंसू थे क्योंकि विहान सच ही तो कह रहा था। वह अपनी भड़ास निकालते हुए बोला, पति हूँ तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे, ये बात तो मानती हो ना? तो क्या तुम मुझ पर इतना भी यकीन नहीं कर पाई कि मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकाल लूंगा? उद्धरण चिन्ह। वह उसके कंधे को दबाते हुए गुस्से में बोला, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन ही नहीं था? हाँ, ऐसा ही होगा, तभी तो तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा पाई। उद्धरण चिन्ह। विहान की बातें और उसके गुस्से से भरे चेहरे को देख ईशा रोते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है विहान। मैं। उद्धरण चिन्ह। विहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? जरा बताओ मुझे, तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर मैं उस दिन वक्त पर नहीं आता तो वो विराज तुम्हारे साथ क्या कर चुका होता? उद्धरण चिन्ह। विहान को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि ईशा की इस लापरवाही से वो खुद को ही गंवा चुकी होती और वो अपनी ईशा को हमेशा अपनी बाहों में छिपा कर रखना चाहता था। विहान का गुस्सा देख ईशा सिसकते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं बहुत डर गई थी। उद्धरण चिन्ह। ईशा को यूं दर्द में रोता देख विहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक ऐसे ही रोती रही। सूरज ढल चुका था और अंधेरा गिरने की वजह से ठंड भी बढ़ चुकी थी। वह ईशा की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ बहुत ठंड है, अंदर चलकर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में आ गया। उसने ईशा को बेड पर आराम से बिठाया। ईशा काफी नरमी से विहान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, विहान क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके गालों को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई। सब कुछ अकेले ही सफर किया, खुद को बहुत तकलीफ पहुंचाई तुमने, इसलिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह ईशा से अपना मुंह फेर लेता है। वह जल्दी से उसके मुंह की तरफ आकर बोली, तो क्या मेरे मनाने पर भी नहीं मानोगी तुम? उद्धरण चिन्ह। विहान ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, पहले तुम मनाना तो शुरू करो, फिर मैं डिसाइड करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वहां से उठकर बाहर निकल जाता है। ईशा अपनी नम आंखों से उसे देखती रह जाती है। वो जानती थी कि इतनी बड़ी बात उसने विहान को ना बताकर गलती की थी। ईशा अपने मन में बोली, अब मैं विहान को कैसे मनाऊं? मुझसे कोई नाराज भी नहीं होता था तो मुझे कभी मनाना ही नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बातें करते हुए ईशा विहान को मनाने के तरीके के बारे में सोचने लगी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब विहान उससे इतना सीरियसली नाराज हुआ था, वरना तो ये काम ईशा ही करती थी और विहान उसे मनाया करता था। वह कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ चक्कर सा महसूस हुआ। वह अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? शायद अपने खाने पर ध्यान न देने की वजह से वीकनेस आ गई है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वॉशरूम में आ गई और अपना फेस वॉश किया। उसे कुछ अनईजी सा महसूस हो रहा था। विराज वाले इंसिडेंट के बाद से वह अपने खाने पीने को तो भूल ही गई थी। शायद इस वजह से उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई थी। वहीं एक कैफे में एक टेबल पर वंश बैठा था और उसके बगल में एक लड़की। वंश इस वक्त बेहद ही गुस्से में लग रहा था। वहीं उस लड़की के चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशंस थे। ये लड़की और कोई नहीं, नियति कपाडिया थी।
वंश उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो क्लिक कर मेरी वाइफ को दिखाने की? उद्धरण चिन्ह। इस पर नियति कपाड़िया बेशर्मी से बोली, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अगर तुम्हारी बीवी को मेरे और तुम्हारे मैटर में इंटरेस्ट आता है तो? उद्धरण चिन्ह। वंश उस पर चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप, डिडंट आई टेल यू टू स्टे अवे फ्रॉम माय वाइफ? उद्धरण चिन्ह। वंश की आंखों में इस वक्त नियति के लिए नफरत की नफरत नजर आ रही थी। वह गुस्से में जोर से बोला, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरी बीवी, मेरी फैमिली से दूर रहो, पर लगता है बात तुम्हारे खाली दिमाग तक घुसी नहीं। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने मेरी बीवी, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की गलती से भी की तो आई स्वेयर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वंश डेविल एक्सप्रेशंस देते हुए गुस्से में वहां से निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद नियति ड्रिंक पीते हुए शातिर स्माइल करने लगी और खुद से बोली, तुम्हें क्या लगता है वंश सिंघानिया, मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगा? मैंने कहा ना तुम मेरे हो, और तुम्हें पाने के लिए मुझे जिस भी हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। यू आर माइन डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह। आदित्य के बेसमेंट में एक शख्स के दोनों हाथ रस्सी में बांधकर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुरी तरह से मारा गया है। उसके शरीर पर चोट के निशान बिल्कुल ताजे थे। आदित्य सामने सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था और वंश उसके बगल में खड़ा था। आदित्य के बॉडीगार्ड्स उस आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, क्या अपडेट है? उद्धरण चिन्ह। वंश बोला, बॉस ये अपना मुंह खोलने को राजी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी डेविल आई से सामने रस्सी से बंधे शख्स को घूरते हुए बोला, कुछ भी करो, इसे इतने टॉर्चर्स दो कि मौत की भीख मांगने लगे, पर इसका मुंह खुलवाओ। आई वांट टू नो कि इसका कावर्ड बॉस कहां मुंह छिपाकर बैठा है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने जैसे ही ये कहा सामने वाले शख्स ने जोर से कहा, मेरे बॉस काय नहीं है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर आदित्य और वंश एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। वंश उस शख्स की आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट अ जोक। अगर रुद्रांश राजवंश को यहाँ आना होता तो वो कब का आ चुका होता। वैसे भी अगर उस भगोड़े को अपनी जान की इतनी परवाह थी तो उसे डेविल से टकराना ही नहीं था। उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर उस शख्स पर टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है। आदित्य कुछ सोचकर अपना हाथ दिखाकर अपने बॉडीगार्ड्स को रोक देता है और अपनी कोल्ड आवाज में बोला, लेट हिम फ्री। आदित्य का ऑर्डर सुनकर वंश अपनी हैरानी भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला, बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी कोल्ड आवाज में फिर से बोला, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, और इससे कह दो कि जाकर अपने उस भगोड़े बॉस से कह दे कि आदित्य मल्होत्रा बहुत जल्द उसकी सांसें छीनने वाला है। उद्धरण चिन्ह। वंश आदित्य का ऑर्डर समझ गया और रुद्रांश राजवंश के असिस्टेंट को रिलीज कर दिया। रस्सी खुलते ही वो वहां से भाग निकला। दरअसल आदित्य के वेल ट्रेन बॉडीगार्ड्स ने रुद्रांश के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला करवाया था। अलर्ट मोड में होने के बावजूद रुद्रांश के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। आदित्य उसे कैद कर ही लेता, पर किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। पर उसके इंपोर्टेंट लोग आदित्य के हाथों आ गए और उन्हीं में से बहुतों से आदित्य ने कई इंफॉर्मेशन निकलवा लिए। अब आदित्य इस लुका छिपी के खेल को खत्म करना चाहता था। पहले भी ऐसा हो चुका था, रुद्रांश राजवंश उसके हाथ आते आते रह जाता था, पर इस बार आदित्य ने इसकी वजह भी खोज निकाली। दरअसल आदित्य की सिक्योरिटी टीम का एक मेन हेड रुद्रांश राजवंश से मिला हुआ था, जो आदित्य के हर एक प्लेन की जानकारी उसे देता था, पर उसने उस गद्दार को भी पहचान उसे उसके किए की सजा दे दी थी। इससे पहले की देर हो जाए, वह जल्द से जल्द उसे पकड़ना चाहता था। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। करीब 1 महीने बीत चुके थे। घरवालों के प्रॉपर केयर और राशि की देखभाल से ईशान बहुत जल्दी रिकवर हो रहा था। अगर उसके ठीक होने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो वरुण जी का था। ये बात ईशान भी झुठला नहीं सकता था। वहीं आदित्य को भी ये देखकर अच्छा लग रहा था। वरुण जी का बर्थडे आने वाला था, तो शीतल जी ने आदित्य से बात की कि क्यों ना उनका ये जन्मदिन मनाया जाए। एक्चुअली वरुण जी ने सालों से अपना बर्थडे मनाना छोड़ दिया था। जब से वीना जी गुजरी थी, उसके बाद से उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ये बात आदित्य भी जानता था, पर उस वक्त उसके जहन में गुस्सा हावी था। वो वीना जी की मौत का जिम्मेदार वरुण जी को मानने लगा था, पर अब उसे रियलाइज हो चुका था कि उसकी मॉम की मौत के पीछे एक ऐसी मिस्ट्री जरूर है जिसे वो सुलझा नहीं पाया है। आदित्य उसके बारे में भी पता करना चाहता था। पहले उसे लगा था कि उसकी मॉम की मौत के पीछे वेदिका और वरुण जी का हाथ था, पर बात जितनी सिंपल और सीधी नजर आ रही थी उतनी थी नहीं। उसे कुछ लोगों पर शक भी था, उन पर वह नजर रखवा रहा था, पर फिलहाल वही वक्त अपनी फैमिली को देना चाहता था। सबने मिलकर पार्टी की प्लानिंग शुरू कर दी। दीक्षा के सुझाव पर सबने एक ग्रैंड सरप्राइज पार्टी के बारे में सोचा। दीक्षा ने ईशान और नित्या को भी पार्टी के लिए मना लिया। शुरू में ईशान ने थोड़ी आनाकानी की, पर बाद में मान गया। आदित्य ने भी उसे पार्टी में शामिल होने का इशारा किया। काफी वक्त बाद मल्होत्रा पैलेस में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला था, तो आदित्य ने भी सोचा कि ये ग्रैंड तो होनी ही चाहिए। हालांकि इसमें घर वाले ही शामिल होने वाले थे। शीतल जी ने पार्टी की सारी जिम्मेदारी उनकी इवेंट प्लानर सारा को दिया। दीक्षा ने सारा को पार्टी की थीम समझा दी। बाकी का सारा काम सारा को ऑर्गेनाइज करना था। पार्टी की थीम पर्पल रखी गई, क्योंकि वरुण जी को पर्पल कलर से एक खास लगाव था। ये बात शीतल जी ने उन्हें बताई, इसलिए दीक्षा और बाकी सबने तय किया कि पार्टी की थीम पर्पल होनी चाहिए। पार्टी की थीम डिसाइड होने के बाद शीतल जी ने सबको अपने अपने मेजरमेंट्स देने को कह दिया, ताकि उन सबके कपड़े डिजाइन हो सके। पर इन सब के बारे में वरुण जी को कोई आइडिया नहीं था। उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि उनका बर्थडे आने वाला है। दीक्षा सबकी तरफ देखते हुए बोली, पार्टी की सारी डिस्कशंस तो हो गई, पर जिनके लिए पार्टी रखी जा रही है वो कहाँ है? आज तो मैंने सुबह से डैड को नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा की बातें सुनकर शीतल जी एक हल्की मुस्कान लेकर बोली, आपके डैड आपकी वीना माँ से मिलने गए हैं बेटा। उद्धरण चिन्ह। हरियाली से भरे एक मैदान में ये जगह दो तरफ से पानी से घिरा हुआ था और एक तरफ खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत था। चारों तरफ खूबसूरत फूलों के पौधे थे। दिखने में ये किसी गार्डन से कम नहीं लग रहा था। उस जगह में एक तरफ वरुण जी बैठे हुए थे और सामने एक चबूतरे के जैसे बने जगह की तरफ देखते हुए बातें कर रहे थे। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ वीना जी का अंतिम संस्कार हुआ था। उस जगह को एक खूबसूरत स्मारक जैसे स्ट्रक्चर में तब्दील किया गया था। ये वीना जी की याद में बनाया गया था। वरुण जी अक्सर सबसे छिपकर यहाँ वीना जी से मिलने आते थे और आज भी वो उनसे बातें करने आए थे। उनके हाथों में खूबसूरत सफेद गुलाबों का एक बुके था। वीना जी को सफेद रंग का गुलाब बहुत पसंद था। वरुण जी ने वो सफेद गुलाब वीना जी के ग्रेव पर रखते हुए कहा, वीना तुम्हें सफेद गुलाब के फूलों से खास लगाव था, देखो मैंने तुम्हारे पसंदीदा फूल लाए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वरुण जी के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। फिर कुछ सोचकर उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। वो बोले, काश मैं ये फूल तुम्हारे हाथों में दे पाता, पर सारी की सारी गलती मेरी है। आदित्य सही कहता था, उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुमने हमेशा हमारे खूबसूरत परिवार को अपने प्यार और ममता के बंधन में बांध कर रखा, पर मैंने क्या किया? अपनी बेवकूफी से इसे तोड़ दिया। काश मैंने तारिका की बात सुनने की गलती कभी नहीं की होती तो तुम हम सबके बीच होती। उद्धरण चिन्ह। तुम जानती हो तुम्हारे नन्हे राजकुमार ईशान को गोली लग गई थी, पर तुम फिक्र मत करो, अब वो काफी हद तक ठीक हो चुका है। तुम्हारी कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, पर मैंने उसका पूरा ख्याल रखा। पर वो बहुत जिद्दी है, उसने मुझे हर बार खुद से दूर करने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह।
पर इसमें गलती मेरे बच्चे की नहीं, मेरी है। मैंने ही उन सबको ऐसे वक्त पर छोड़ा जब उन्हें मेरे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ और ये मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में से एक है। उद्धरण चिन्ह। सच कहूँ तो तुम्हें बहुत मिस करता हूँ मैं। पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होने वाली है। पर इससे पहले मैं अपने बच्चों के साथ एक खुशनुमा पल बिताना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। वीना जी से बात करने के बाद वरुण जी वहाँ से निकल गए। अपने दिल की बातें उनसे शेयर करने के बाद उन्हें थोड़ा हल्का लग रहा था। जो बातें वो किसी से नहीं कह पाते थे वो ये वीना जी से कह देते थे। खुराना पैलेस। ईशा अलग अलग तरीकों से विहान को मनाने और उसे सॉरी बोलने की कोशिश कर रही थी, पर विहान था कि उसे इग्नोर किया जा रहा था। ये देखकर वो हताश हो जाती थी। ईशा को लग रहा था कि भले ही उसे एक बड़ी गलती हुई है, पर विहान को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर विहान असल में उसकी ईशा के लिए नाराजगी बहुत पहले ही चली गई थी। बस वो उसे थोड़ा सता रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब ईशा उसे मना रही थी। ईशा को आजकल अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। छोटी छोटी बातों में भी उसे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा था। उसे विहान का यूं इग्नोर करना खल रहा था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर वह अपना गुस्सा दिखाकर बनी बनाई चीजों को खराब नहीं करना चाहती थी। पर अब ईशा बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने विहान से बात करने की ना जाने कितनी कोशिशें कर ली थी, पर वो था कि जैसे ईशा से बात ही करना नहीं चाहता था। वह कमरे में भी बहुत कम आता, उसका ज्यादातर वक्त अपने स्टडी रूम में ही बीतता। सुबह ऑफिस जल्दी निकल जाता और रात को काफी देर से आता। तब तक तो ईशा भी थक कर सो जाती थी। ईशा को विहान का ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि अगर विहान अब उसे नापसंद करने लगा है तो वह उसे सीधे कह देता। इस तरह इग्नोर करने की क्या जरूरत है। ईशा अब काफी परेशान हो चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह आज हर हाल में विहान से बात करेगी। इसलिए दिन के बाद वह कमरे में ही टहलते हुए उसका वेट करने लगी। जब थक गई तो सोफे पर बैठ गई। रात के करीब 12 बज चुके थे, पर वो अब तक वापस नहीं आया था। थोड़ी देर बाद सोफे पर ही उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में ही उसे दरवाजा खुलने और कदमों की आहट आई। उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि ये विहान है। विहान ने भी एक नजर ईशा को देखा और उसे इग्नोर करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। पर उससे पहले ही ईशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया और नाराजगी से बोली, विहान तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों हर बार मुझे इग्नोर करते हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा की बातें सुनकर विहान के कदम ठहर जाते हैं और वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है। ईशा की नाराजगी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। वह नाराजगी से बोली, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं उसे सुधारना भी चाहती हूँ, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि तुम मुझे एक मौका देने के लिए तैयार हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखों में नमी लिए वह उसकी तरफ देखकर बोली, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी नाराजगी मुझसे बढ़कर है। शायद उसके सामने मैं कुछ भी नहीं। अगर अब मैं तुम्हें नापसंद हूँ तो तुम मुझे सामने से कह सकते हो। यूं इग्नोर करके मेरा दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह अपने आंसू साफ कर लेती है और कहती है, मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह क्लोजेट की तरफ बढ़ती है कि विहान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वह समझ चुका था कि उसने ईशा को कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया है। वह विहान से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए ईशा की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि विहान ने आज उसका दिल तोड़ दिया था, पर विहान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। वह ईशा के आंसू भरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, किसने कहा कि तुम मुझ पर बोझ हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी आंसू भरी आंखों से एकटक विहान को देख रही थी। वह आहिस्ते से उसके आंसू पोंछ लेता है। ईशा विहान से नजरें फेर उससे दूर होते हुए बोली, मुझे जाने दो विहान। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये देख विहान चिल्लाया, ईशा। उद्धरण चिन्ह। पर तब तक वह बेहोश होकर गिरने वाली थी, पर विहान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। वह उसे बेड पर आराम से सुला देता है और उसके सिर के पास बैठकर उसके गालों पर थपकी देते हुए बोला, ईशा वाइफी उठो, देखो तुम मुझे सता रही हो। उद्धरण चिन्ह। पर ईशा ने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि वह बेहोश हो चुकी थी। विहान अब खुद को कोस रहा था क्योंकि ईशा को सताने के चक्कर में वो उसके बारे में तो ख्याल रखना ही भूल चुका था। वो क्या खा रही है, पी रही है, ठीक से खाना खा भी रही है या नहीं, इन सब के बारे में भी उसे कुछ पता नहीं था। पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह नीचे झुककर ईशा के माथे को चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी जान। उद्धरण चिन्ह। वह ईशा के बिल्कुल करीब आकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। इस वक्त रात के करीब 1 बज चुके थे और वह किसी डॉक्टर को नहीं बुला सकता था, इसलिए उसने सुबह तक वेट करने का सोचा। वह ईशा का चेकअप करवाना चाहता था क्योंकि वह उसे पहले से कुछ कमजोर नजर आ रही थी। अगली सुबह जब विहान की आंखें खुली तो उसका मासूम चेहरा उसके सामने था। ये देखकर विहान के होठों पर एक स्माइल आ गई। वह झुककर उसके होठों को आहिस्ते से चूम लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, उठो जान, आई एम रियली सॉरी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद ईशा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल देती है। विहान उसे एकदम से हक कर लेता है और उसके माथे को प्यार से 2-3 बार चूम लेता है। ईशा हैरानी से उसे देखने लगती है। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक गॉड तुम ठीक हो। उद्धरण चिन्ह। ईशा बोली, मुझे क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। विहान उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशा बोली, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। विहान उसे आंखें दिखाते हुए बोला, वाइफी कहा ना सवाल मत करो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। उद्धरण चिन्ह। ईशा चिढ़ते हुए बोली, फाइन। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वॉशरूम की तरफ चली गई। उसे इस तरह से चिढ़ता देख विहान स्माइल कर देता है। थोड़ी देर में दोनों ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो चुके थे। ईशा ने लाइट पिंक कलर की एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी जो उसके फिगर को काफी सूट कर रहा था। करीब आधे घंटे में वे दोनों हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ईशा को चेक कर रही थी और विहान डॉक्टर के कैबिन में बैठा हुआ था। ईशा को चेक करने के बाद डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ। विहान बोला, क्या मेरी वाइफ का चेकअप हो गया? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बोली, नहीं मिस्टर खुराना, हमें मिसेस खुराना के कुछ और टेस्ट करने होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो ईशा को एक कमरे में ले जाते हैं। टेस्ट के बाद ईशा वापस विहान के पास आ जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है, पर वो विहान की तरफ देखती भी नहीं। विहान अपनी छोटी आंखों से ईशा को देखता है और उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से बोला, वाइफी ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। विहान की बातें सुन ईशा उसे घूरते हुए बोली, क्या क्या है? उद्धरण चिन्ह। विहान उसकी तरफ झुकते हुए बोला, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। ईशा उसे घूरते हुए बोली, क्यों? मैं आपको इग्नोर क्यों नहीं कर सकती? इसका स्वाद मैं अकेली क्यों चखूं? थोड़ा तुम भी तो चख लो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह उससे नजरें फेर लेती है। विहान उसे घूरता रह जाता है, पर ईशा कुछ नहीं कहती। करीब आधे घंटे के बाद रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट फाइल पढ़कर डॉक्टर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रिपोर्ट को यूं ध्यान से पढ़ता देख विहान फिक्रमंद होकर बोला, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इस पर डॉक्टर स्माइल करते हुए बोली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है मिस्टर खुराना। इनफैक्ट एक गुड न्यूज है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यू बोथ आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। उद्धरण चिन्ह।
ईशा और विहान को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे दोनों मॉम डैड बनने वाले थे। हालांकि वे दोनों बेबी प्लेन कर रहे थे, पर ये गुड न्यूज़ इतनी जल्दी आ जाएगी, इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं था। ईशा को अब समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसे डिजीनेस क्यों फील हो रहा था। ये उसकी प्रेगनेंसी की वजह से था। विहान हैरानी में डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर, क्या कहा आपने? मैं उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर स्माइल करते हुए विहान की तरफ देखकर बोली, यस मिस्टर खुराना, यू आर गोइंग टू बी फादर। उद्धरण चिन्ह। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर विहान पागल सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी ये खुशी किस तरह से बयां करे। वह एकदम से ईशा को गले लगा लेता है। ईशा भी अपनी मां बनने की न्यूज़ सुनकर बहुत खुश थी। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विहान ने ईशा के सिर को प्यार से चूम लिया और उसे अपने सामने किया तो उसकी आंखों में आंसू देख विहान बोला, वाइफी, आर यू ऑलराइट? उद्धरण चिन्ह। ईशा ने आहिस्ते से हाँ में सिर हिलाया। उसके हाथ अपने आप अपने पेट पर चले गए। वह आज बहुत खुश थी। डॉक्टर दोनों की तरफ देखते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस खुराना। उद्धरण चिन्ह। विहान अपने चेहरे पर स्माइल लिए बोला, थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ सुनाई है। मैं आपके हॉस्पिटल को डोनेशन देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके कुछ कहता है। 5 मिनट के अंदर वह चेकबुक लेकर हाजिर हो जाता है। विहान चेकबुक लेकर 1 करोड़ का चेक साइन करता है और उसे डॉक्टर के हाथों में थमा देता है। 1 करोड़ का चेक देख डॉक्टर की आंखें बाहर आ जाने को होती हैं। पर ये सच था और इस पर यकीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि खुराना इंडस्ट्रीज मुंबई की टॉप कंपनीज में आती थी। डॉक्टर दोनों की तरफ देखते हुए बोली, गॉड ब्लेस यू बोथ एंड बोथ ऑफ योर चाइल्ड। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बातें सुन ईशा और विहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, बोथ चाइल्ड। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर उनका डाउट क्लियर करते हुए बोली, यस मिस्टर और मिसेस खुराना, आप दोनों ट्वींस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये तो विहान और ईशा के लिए और भी खुशी की बात थी। डॉक्टर विहान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर खुराना, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यू नीड टू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर वाइफ बिकॉज हर बॉडी इज टू वीक। उद्धरण चिन्ह। स्पेशली उनकी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। अगर इन्होंने अपनी रूटीन में योगा और मेडिटेशंस को भी शामिल कर लिया तो नथिंग लाइक इट। एंड वन मोर थिंग, आप जितना हो सके किसी भी तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहें। ऑलवेज ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव वंस। इससे होने वाले बच्चे पर भी काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खुराना, आप कोशिश करें कि इस पूरी जर्नी के दौरान आप अपनी वाइफ को ज्यादा से ज्यादा खुश रख पाएं। प्रेगनेंसी की ये 9 मंथ की जर्नी हर लेडी के लिए बेहद खास होती है। मेक श्योर यू बोथ मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। उद्धरण चिन्ह। विहान एक नजर ईशा को देखकर स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ का पूरा ख्याल रखूंगा। आई विल पुट माय बेस्ट एफर्ट्स। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह डॉक्टर के सामने ही ईशा के हाथ को अपने हाथों में लेकर चूम लेता है। वहीं डॉक्टर उनके प्यार को देखकर स्माइल करने लगती है। ईशा विहान को आंखें दिखाती है, पर विहान उसे तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशा के चेकअप के बाद प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट लेकर दोनों कार में वापस आ जाते हैं। कार में बैठने के बाद विहान ईशा के होठों को चूम कर बोला, थैंक यू वाइफी, थैंक यू सो मच, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। उद्धरण चिन्ह। एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ यू माय टाइनी डेविल्स। ये बोलकर वह ईशा के पेट को भी आहिस्ते से चूम लेता है। विहान की इस हरकत से ईशा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वाकई में आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। विहान कार सड़क पर दौड़ा देता है, पर वे खुराना पैलेस की तरफ नहीं जा रहे थे। ये देखकर ईशा बोली, विहान, हम कहाँ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विहान बोला, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने कुछ नहीं कहा। वह खुश थी कि आज विहान और वो कितने वक्त बाद एक दूसरे के साथ इस तरह टाइम स्पेंड कर पा रहे थे। खन्ना हाउस। राशि अपने कमरे में बैठकर अपने कुछ असाइनमेंट्स पूरे कर रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने कॉलर आईडी देखे बगैर ही कॉल पिक किया तो सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई। क्या कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। आवाज सुनकर राशि ने अपना पेन ड्रॉप किया और बोली, कुछ नहीं, बस कुछ असाइनमेंट्स रह गए थे, बस उन्हें पूरे कर रही थी। पर क्या हुआ? आपने यूं अचानक कॉल क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। राशि की बातें सुनकर ईशान फोन की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, क्यों? क्या मैं तुम्हें ऐसे कॉल नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। राशि बोली, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़िए और बताइए क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। ईशान बोला, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर राशि बोली, पर क्यों? मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं तो शॉपिंग की जरूरत क्या है? उद्धरण चिन्ह। ईशान बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारे कपड़े मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फोन की स्क्रीन को घूरने लगी और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। ईशान मन एक मन हंसते हुए बोला, वही जो तुम समझ रही हो। जिद मत करो स्वीट हार्ट, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। 15 मिनट में मुझे रेडी मिलने, तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और राशि फोन की स्क्रीन को घूर कर देखती है। थोड़ी देर फोन को घूरने के बाद वो रोतू शक बनाते हुए खुद से बोली, इन्हें भी मेरे ओल्ड फैशन के बारे में पता चल गया। उद्धरण चिन्ह। ईशान का कहना सही था। राशि ज्यादातर सिर से पांव तक भरी ही रहती थी, या यूं कहो कि वह ज्यादातर बहन जी टाइप ही रहती थी। वो तो नित्या और आराध्या के जोड़ डालने पर कुछ फैशनेबल कपड़े उसकी वार्डरोब में थी, पर उसके कपड़े ज्यादातर ओल्ड फैशन ही थे। एक यही बात सोचकर राशि की सौतेली बहन नेहा तसल्ली कर लेती थी कि राशि उससे खूबसूरत तो है पर फिर भी डाउन मार्केट टाइप की है, पर अब उसका पर्सपेक्टिव बहुत जल्द चेंज होने वाला था। ईशान ने इनडायरेक्टली राशि की फैशन सेंस का मजाक उड़ा दिया था, इसलिए वह इस वक्त मुंह फुलाए हुई थी। उसने तय कर लिया कि वह ढंग के कपड़े पहनकर ही शॉपिंग पर जाएगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पहने क्या। उसकी फैशन सेंस भी बिल्कुल जीरो थी। जितनी भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस राशि के डैड उसके लिए लेकर आते थे, उस पर नेहा अपना हाथ जमा लेती थी और राशि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। राशि दोनों माँ बेटी के सामने खुद को कमजोर मान चुकी थी, पर अब ऐसा नहीं था। ईशान उसे हर वक्त यही सीखा था कि उसे कमजोर होने की जरूरत नहीं है। अगर वह ऐसे ही अपनी लाचारी दिखाती रही तो लोग उसका फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ईशान 15 मिनट होते होते राशि के घर के बाहर आ चुका था। वह एक ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार में था, जिसे आदित्य ने उसके 22nd बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये ईशान की फेवरेट कार में से एक थी, क्योंकि इसे उसके भाई ने गिफ्ट किया था। ईशान ने 5 मिनट और इंतजार किया, पर राशि फिर भी नहीं आई। उसने सोचा कि 5 मिनट और इंतजार कर ले, पर वह अब भी नहीं आई। ईशान इरिटेट सा हो गया, क्योंकि उसे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने पॉकेट से फोन निकालते हुए खुद से बोला, ये लड़की कहाँ रह गई? क्या मैंने इसे 15 मिनट में तैयार होने को नहीं कहा था? उद्धरण चिन्ह। वह राशि को कॉल करता है। 3-4 रिंग के बाद राशि कॉल पिक करती है तो ईशान उसे डांटते हुए बोला, क्या कर रही हो? क्या अब तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा था ना कि देर मत करना। उद्धरण चिन्ह। राशि भी चिढ़ते हुए बोली, कहीं भागी नहीं जा रही? आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह गुस्से में कॉल कट कर देती है। ईशान अपने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, तेवर तो देखो मैडम के।
कहीं भागी नहीं जा रही? आ रही हूँ, ईशान ने ये राशि की नकल करते हुए कहा। करीब 5 मिनट के अंदर राशि घर से निकलकर बाहर ईशान की कार के पास आ जाती है। उसने रेड कलर का मिड लेंथ ड्रेस पहना हुआ था, बालों को खुला ही रखा था, होठों पर हल्की लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। इस लुक में वो खूबसूरत लग रही थी। नेहा और मालिनी बालकनी में खड़ी होकर राशि को ही घूर रही थी। नेहा उसे नफरत से देखते हुए बोली, मॉम, आप देख रही हैं ना ये लड़की कैसे दिन दहाड़े गुलछर्रे उड़ा रही है? उद्धरण चिन्ह। मालिनी बोली, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है ये, उसे भी तो अमीरजादों के साथ गुलछर्रे उड़ाने का शौक था। उद्धरण चिन्ह। नेहा बोली, मॉम, इस लड़की का उस ईशान मल्होत्रा से कुछ ज्यादा ही मिलना मिलाना नहीं हो रहा। मुझे तो डाउट है कि उस लड़के को ये कलमुही कहीं पसंद ना आ जाए। उद्धरण चिन्ह। मालिनी अपने चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशंस लाते हुए बोली, डोंट वरी बेटा, अपनी मॉम पर थोड़ा तो भरोसा रखो, मेरे होते हुए उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। नेहा बोली, मॉम, कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे वो ईशान मल्होत्रा उस डाउन मार्केट को छोड़कर मेरा हाथ पकड़ ले। उद्धरण चिन्ह। मालिनी बोली, तुम फिक्र मत करो, बस आराम सा सब्र रखो, मेरे होते हुए वो नौकरानी कभी महारानी नहीं बन सकती। उद्धरण चिन्ह। राशि की निगाहें जैसे ही ईशान के खूबसूरत स्पोर्ट्स कार पर गई तो वह उसे देखती ही रह गई। ऐसी कार तो उसने फिल्मों में ही देखी थी। उसके पापा अमीर थे, पर मल्होत्रा फैमिली जितने नहीं थे। राशि के वहां आते ही ईशान उसकी तरफ देखे बिना बोला, कोई इतनी देर लगाता है क्या रेडी होने में? उद्धरण चिन्ह। पर जैसे ही उसकी निगाहें राशि पर पड़ती है, वह उसे देखता ही रह जाता है। इस रेड ड्रेस में वह वाकई में खूबसूरत लग रही थी। शायद ईशान की बातों का असर हुआ था। वही हाल राशि का भी था। ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स, आंखों में ब्लैक शेड्स लगाए हुए ईशान किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहा था। उसके इस हैंडसम लुक को देखकर राशि उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। तभी ईशान की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह होश में आई और एकदम से कार में बैठ गई। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ आज रेडी होने में आपको इतनी देर कैसे लग गई? वैसे तो 5 मिनट में रेडी हो जाती हो तुम। उद्धरण चिन्ह। राशि उससे नजरें चुराते हुए बोली, अब तो आ गई हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। ईशान एक बार फिर उसकी तरफ देखता है। ये स्टाइल उस पर सूट कर रहा था। वह सुंदर और स्टाइलिश लग रही थी। ईशान उसे देखते हुए बोला, इधर देखो, मेरी तरफ। उद्धरण चिन्ह। राशि ने ना में सिर हिला दिया, पर ईशान कहना जारी रखता है, कहा ना मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। राशि आहिस्ते से उसकी तरफ देखती है। ईशान एक नजर उसे देखता है। अपनी तरफ उसे यूं देखता देख राशि बोली, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? राशि की बातें सुनकर ईशान स्माइल करता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने अपने साथ लिपस्टिक रखी है? उद्धरण चिन्ह। राशि हाँ में सिर हिलाती है तो ईशान अपने हाथ बांध कहता है, लाओ, दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। राशि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, आप इसका क्या करेंगे? कहीं आप इसे लगाने तो नहीं वाले? उद्धरण चिन्ह। ईशान उसे घूरते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना, दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। राशि अपने पर्स से निकालकर उसे लिपस्टिक थमा देती है। ईशान अपने हाथों में लिपस्टिक लेकर राशि के बालों को कान के पीछे कर देता है और उसके चेहरे को थामकर उसके होठों पर लिपस्टिक अप्लाई कर देता है। राशि अपने होठों को एक बार मिरर में देखती है। वाकई में ये पहले से काफी खूबसूरत लग रहा था। मतलब उसे ढंग से लिपस्टिक लगाना भी नहीं आता। राशि के मन में इस वक्त यही चल रहा था। वह ईशान की तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताए, आपको ये लिपस्टिक वगैरह लगाना कैसे आता है? उद्धरण चिन्ह। राशि उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। वहीं उसे अपनी तरफ यूं देखता देख ईशान डेविल स्माइल करते हुए राशि के चेहरे की तरफ झुककर बोला, मुझे तो इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है, कहो तो। उद्धरण चिन्ह। राशि अपनी सांसों को संभालते हुए ईशान को उसकी सीट पर लगभग धकेलते हुए बोली, अब आपको देरी नहीं हो रही, टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी चलिए। उद्धरण चिन्ह। राशि की हर बात देख ईशान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह कार स्टार्ट करता है और वे शॉपिंग मॉल की तरफ जाने लगे। राशि विंडो के बाहर देख रही थी, क्योंकि ईशान की तरफ देखती तो अपने होश खो बैठती। थोड़ी ही देर में ईशान और राशि सिटी के फेमस मॉल डायमंड्स पहुंच जाते हैं। कार पार्क करने के बाद दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। ईशान सबसे पहले राशि के लिए कपड़े खरीदना चाहता था, इसलिए वे दोनों लेडीज क्लोथिंग सेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। तभी ईशान की निगाहें एक कपल पर पड़ती है। वो दोनों भी ईशान को देखने लगे। तब तक राशि भी ईशान के पास पहुंच जाती है। वह अपने चेहरे पर कंफ्यूजन लिए सामने खड़े कपल को देखने लगती है। ईशान दोनों की तरफ देखते हुए बोला, विहान भाई। ईशा दी, फिर अपना सिर झटकते हुए बोला, आई मीन ईशा भाभी, आप दोनों यहाँ? उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर विहान और ईशा दोनों के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। विहान बोला, हम तुम्हारी भाभी को शॉपिंग कराने लाया हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशा और विहान दोनों की निगाहें राशि पर थीं। उन्होंने रेहान के मुंह से राशि का नाम सुना तो था, पर उसे देखा नहीं था। वहीं दोनों की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करके राशि असहज हो गई। वह एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, नए लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी। ईशा और विहान की निगाहों को राशि पर देख ईशान उन्हें राशि से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, विहान भाई, ईशा भाभी, मीट राशि। और राशि ये विहान भाई और उनकी वाइफ ईशा भाभी हैं। दोनों मेरे आदित्य भाई के बेस्ट फ्रेंड हैं। उद्धरण चिन्ह। राशि दोनों को ग्रीट करती है। विहान ईशान की तरफ झुकते हुए बोला, नीस चॉइस छोटे, क्या बात है, तूने तो बड़ी जल्दी अपनी शादी की तैयारी भी फिक्स कर ली। नॉट बैड, हम। उद्धरण चिन्ह। ईशान धीरे से बोला, क्या विहान भाई आप भी हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान उसकी टांग खींचते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या? अगर ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे रेहान के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। शी सीम्स अ नाइस गर्ल। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर ईशान उसे घूरते हुए बोला, नो वे, वो मेरी है, मैं उसे किसी की होने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर विहान और ईशा दोनों हंस पड़ते हैं, क्योंकि ईशान ने ये बात जोर से कही थी। राशि ने भी ये सुन लिया और वह इस वक्त एम्बेरस फील कर रही थी। विहान स्माइल करते हुए बोला, यू टू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जाओ एंजॉय करो, हम दोनों तुम्हारी डेट स्पॉइल नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। राशि इस वक्त शर्म के मारे अपना सिर उठाकर भी नहीं देख रही थी, क्योंकि उसने आज तक डेट के बारे में सिर्फ सुन रखा था और डेट पर जाने के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ईशान उसका हाथ थामकर विहान को घूरते हुए वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद ईशा विहान को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, क्या था ये, क्यों बच्चों को इस तरह तंग कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। ईशा की बातें सुनकर विहान उसके हाथ थामते हुए स्माइल करके बोला, वाइफी, इस ईशान के बच्चे ने मुझे भी बहुत तंग किया था, ये तो मैं उसे अपने हिसाब बराबर कर रहा था। वैसे राशि काफी अच्छी बच्ची लगी मुझे। उद्धरण चिन्ह। ईशा बोली, हम, वो तो है, दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। विहान, अब हमें रेहान के बारे में भी सोचना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। विहान सामने की तरफ देखते हुए बोला, शायद हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी वाइफी,
उद्धरण चिन्ह। ईशा बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। रेहान उसे इशारे से सामने की तरफ देखते हुए बोला, वो देखो। उद्धरण चिन्ह। ईशा उस तरफ देखती है तो ये रेहान था जो किसी लड़की के साथ था। ईशा बोली, ये तो हमारा रेहान लग रहा है, पर उसके साथ ये लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह। रेहान ईशा का हाथ थाम कर बोला, चलो देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि रेहान किसी लड़की के साथ टेडी बेयर खरीद रहा था। ये देखकर ईशा और रेहान दोनों को एक जोर का झटका लगा, क्योंकि रेहान और टेडी बेयर दोनों का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। रेहान के कंधे पर हाथ रखता है। पहली बार में तो वह उसका हाथ हटा देता है, पर अगली बार वह पलट कर देखता है तो एकदम से चिल्ला उठता है। रेहान उसे घूर कर देखता है तो वह शांत हो जाता है। रेहान के साथ और कोई नहीं राशि और नित्या की फ्रेंड आराध्या थी। रेहान की निगाहें आराध्या पर भी पड़ती है और उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ जाता है। रेहान बोला, हम तो अपने दोस्तों के साथ तुम ये असाइनमेंट पूरे कर रहे थे। हाँ। उद्धरण चिन्ह। आराध्या का ध्यान भी ईशा और रेहान पर चला जाता है। वह देख पा रही थी कि रेहान को उसके साथ शॉपिंग करते देख कितना नाराज है। आराध्या ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे कुछ याद आया। वह रेहान के कानों में बोली, ये तो तुम्हारे भाई और भाभी है ना? उद्धरण चिन्ह। रेहान ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और उसे शांत रहने का इशारा किया। रेहान की तरफ गुस्से में बोला, बोलो, चुप क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा रेहान का बांह पकड़कर धीरे से बोली, रेहान, आराम से, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थे। उद्धरण चिन्ह। रेहान ईशा की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, प्लीज, आई नीड टू टॉक टू हिम। उद्धरण चिन्ह। रेहान एक बार फिर रेहान की तरफ देखते हुए गुस्से में कुछ बोलने को हुआ था कि आराध्या उसकी नाराजगी महसूस करके बोली, मिस्टर खुराना, आप प्लीज रेहान को माफ कर दीजिए, गलती उसकी नहीं मेरी है। उद्धरण चिन्ह। रेहान आराध्या को घूरते हुए बोला, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? आफ्टर ऑल तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आया था। उद्धरण चिन्ह। रेहान को एक वार्निंग लुक देते हुए बोला, इस बार कॉलेज से अगर तुम्हारी कोई शिकायतें आई तो ठीक नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दोनों को घूरते हुए वहां से चला गया। ईशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रेहान को ये अचानक हुआ क्या। अभी थोड़ी देर पहले तो वह बहुत अच्छे मूड में था। ईशा रेहान के पास आई और बोली, रेहान, तुम अपने भाई की बातों का बुरा मत मानना, पता नहीं वो इतने गुस्से में कैसे, मैं आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वहां से चली जाती है और रेहान की तरफ जाने लगी। वहीं रेहान भी अपने भाई के बिहेवियर से हैरान रह गया, क्योंकि आज पहली बार था जब वो उससे सीरियसली नाराज हुआ था। आराध्या रेहान की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी रेहान, मेरी वजह से तुम्हारे भाई तुमसे नाराज हो गए। उद्धरण चिन्ह। रेहान बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, शायद भाई मेरे झूठ बोलने की वजह से नाराज है, मैं उनसे अपने दोस्तों के साथ असाइनमेंट पूरे करने का बोलकर निकला था। उद्धरण चिन्ह। आराध्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। रेहान बोला, मुझे क्या पता था उन्हें भी शॉपिंग करने के लिए एक यही मॉल मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। इन सब से आराध्या थोड़ी मायूस हो गई। रेहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, हे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? इट्स नॉट अ बिग डील, और रही बात भाई की तो मैं उन्हें छुट्टियों में मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो। उद्धरण चिन्ह। आराध्या रेहान की तरफ देखते हुए बोली, पक्का? उद्धरण चिन्ह। रेहान उसके गालों को पींच करते हुए बोला, पक्का। उद्धरण चिन्ह। वहीं राशि ईशान के पीछे पीछे दौड़ने लगती है, क्योंकि ईशान के कदम लंबे लंबे थे और राशि वह स्मॉल फूटर थी। वे दोनों लेडीज क्लोथिंग सेक्शन में आ चुके थे। राशि उसके पास आते हुए बोली, आपने रेहान भाई और ईशा भाभी को क्लियर क्यों नहीं किया कि हम डेट पर नहीं शॉपिंग पर आए हैं? उद्धरण चिन्ह। राशि की ये बात सुनकर ईशान के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह जानता था कि राशि उससे ये सवाल जरूर पूछेगी। वह बोला, क्या मुझे उन्हें क्लियर करने की जरूरत थी? उन्होंने सच ही तो कहा। उद्धरण चिन्ह। इस पर राशि कंफ्यूज्ड होकर बोली, क्या सच ही तो कहा उन्होंने? वो आप ही थे ना जिसने कहा था कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ, पर अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राशि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईशान को घूर रही थी। उसकी यह हरकत उसकी मासूमियत में कई गुना इजाफा कर रहे थे। ईशान को उस पर टूटकर प्यार आ रहा था। वह उसके गालों को आहिस्ते से पींच करते हुए बोला, तुम सच में बुरी हो स्वीटहार्ट। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, ईशान अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले राशि के कानों की तरफ झुकते हुए बोला, अगर तुम और एम्बेरस होना नहीं चाहती तो चुपचाप मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि अपने आसपास देखती है। वहाँ की सर्स गर्ल्स दोनों की क्यूट फाइट को देखकर हंस रही थी। ये देखकर राशि एक बार फिर शर्म से पानी पानी हो गई। उनमें से एक सर्स गर्ल ने मुस्कुराकर कहा, योर गर्लफ्रेंड इज रियली वेरी क्यूट सर। उद्धरण चिन्ह। इस पर ईशान स्माइल करते हुए राशि के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, थैंक यू, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लेटेस्ट ट्रेंड की ड्रेसेस दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। वो सर्स गर्ल उन्हें रास्ता दिखाते हुए बोली, शो दिस वे सर। उद्धरण चिन्ह। दोनों उस तरफ जाने लगे। ईशा रेहान के पीछे आते हुए बोली, रेहान, तुम बताओगे यूं अचानक क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम रेहान पर बेवजह भड़क रहे थे? उद्धरण चिन्ह। ईशा की बातें सुनकर रेहान को थोड़ा गुस्सा आ गया। वह थोड़ा जोर से बोला, बेवजह नहीं भड़क रहा था मैं, झूठ बोला उसने मुझसे और तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशा बोली, ठीक है, उसने तुमसे झूठ बोला, पर उसे उसकी दोस्त के सामने डांटने की क्या जरूरत थी? तुम उसे घर पर भी तो समझा सकते थे ना। उद्धरण चिन्ह। रेहान गुस्से में बोला, ईशा प्लीज, मैं ऑलरेडी गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने यही ईशा पर लगभग चिल्लाते हुए कहा था। ईशा उसकी तरफ देखती रह गई। आज रेहान ने अपने गुस्से में ये तक नहीं देखा कि वो पब्लिक प्लेस पर है और उसने ईशा पर चिल्ला दिया। अब ईशा वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुकी। वह रेहान से मुंह मोड़ कर जाने लगी। उसे इस तरह से जाते देख रेहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके पीछे जाने लगा और उसे रोकते हुए बोला, ईशा, ईशा मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। पर ईशा ने उसकी एक नहीं सुनी। रेहान के इस बिहेवियर से वह हट हो चुकी थी, क्योंकि वह तो शॉपिंग पर आना ही नहीं चाहती थी। वह घर पर रेस्ट करना चाहती थी, पर रेहान की वजह से वह यहाँ आई और वह उसी पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। ईशा थोड़ी दूर चली होगी कि वीकनेस की वजह से उसके कदम लड़खा गए। ये देख रेहान चिल्ला उठा, ईशा। उद्धरण चिन्ह। पर ईशा ने खुद को संभाल लिया और अपने हाथ दिखाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह खुद को संभालते हुए सामने एक चेयर पर बैठ जाती है। फिर सामने की तरफ देखते हुए काफी नाराजगी में बोली, तुम अपने गुस्से पर ध्यान दो, अपना और मेरे दोनों बच्चों का ख्याल मैं खुद रख लूंगी। उद्धरण चिन्ह।
विहान समझ गया था कि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने चाहिए थे। उसने ईशा को नाराज करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। एक तो वह प्रेग्नेंट थी, ऐसे वक्त में उसका ज्यादा ख्याल रखने के बजाय वह उस पर गुस्सा जाहिर कर रहा था। वह जल्दी से ईशा के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए बोला, बेबी प्लीज मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। ईशा अब पूरी तरह से नाराज हो चुकी थी। वह बेरुखी से बोली, विहान प्लीज मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, 2 मिनट शांत रहने दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर ईशा चेयर पर अपना सिर टिका कर आंखें बंद कर लेती है। विहान एक बार फिर कोशिश करते हुए बोला, ईशा आई एम रियली सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ देखकर गुस्से में बोली, उस वक्त तुम्हें गुस्सा आ रहा था ना, तो अब मुझे गुस्सा आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम पर चिल्ला दूं, इसलिए प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो। और एक बात बताओ, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, तुम जबरदस्ती यहाँ लेकर आए मुझे, और अब मेरे साथ इस तरह सलूक कर रहे हो। क्या ऐसे ख्याल रखने वाले हो तुम मेरा? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी निकल गए, जिन्हें उसने गुस्से में साफ भी कर लिया। विहान उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठा और बोला, बेबी प्लीज डोंट क्राई, इट्स ऑल माय फॉल्ट। उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा के आंसू पोंछ देता है। ईशा इस बार कुछ नहीं कहती। विहान उससे दोबारा माफी मांगते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। ईशा इस पर कुछ नहीं कहती, पर वह अपने पेट पर हाथ रख लेती है। शायद उसे भूख लगी थी। विहान उसकी तरफ एक नजर देखता है और कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। ईशा आहिस्ते से हाँ में सिर हिला देती है। वह विहान का गुस्सा अपने बच्चों पर नहीं उतारना चाहती थी। विहान ने तुरंत रेस्टोरेंट से ईशा के लिए खाना ऑर्डर किया। ईशा चुप थी, वह विहान से बात नहीं कर रही थी। थोड़ी देर में विहान की ऑर्डर की हुई सारी डिशेज उनके टेबल पर हाजिर हो गई। ईशा ने एक नजर टेबल पर सजे खाने पर दौड़ाया। सारे केक सारे उसकी पसंद के थे। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने खाना शुरू किया। उसे खाना खाते देख विहान को राहत महसूस हुई। वहीं राशि और ईशान एक प्रीमियम ड्रेसेस के सेक्शन में चले गए। वहाँ की लाइटें ऐसी थीं जैसे कितने ही सारे हीरे एक साथ चमचमा रहे हों। वहाँ की लग्जरी देखने लायक थी। वहाँ का नजारा देख राशि की आंखें चौंधिया गई। उसने आज तक इतने महंगे सेक्शन से कभी शॉपिंग नहीं की थी। वहाँ पर रखी ड्रेसेस काफी ज्यादा स्टाइलिश थी। राशि तो उन्हें पहनने का दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी। ईशान उन ड्रेसेस पर हाथ फेरने लगा तो राशि उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए ड्रेसेस चूज कर रहा हूँ, डोंट यू सी? उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर राशि बोली, वो तो दिख रहा है मुझे, पर ये ड्रेसेस कितनी महंगी हैं और ऐसे कपड़े में नहीं पहनती। उद्धरण चिन्ह। ईशान बोला, पर क्यों नहीं पहनती? अब मैं चूज कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें पहनना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। राशि ने बिल्कुल ना में सिर हिला दिया। ईशान ने स्माइल करते हुए उसी सेक्शन से 4-5 बेहद स्टाइलिश और प्रीमियम ड्रेसेस उठाई और राशि को देते हुए बोला, जाओ इन्हें ट्राई करके आओ। उद्धरण चिन्ह। पर राशि ने फिर से ना में सिर हिला दिया। ईशान उसकी तरफ देखकर उसके कानों के पास झुकते हुए बोला, इट्स ऑफ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें ये ड्रेसेस पहनाने में। उद्धरण चिन्ह। राशि ने जैसे ही ये सुना वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईशान को देखते हुए बोली, आप सच में बेशरम हैं, कोई ऐसी बातें करता है क्या? उद्धरण चिन्ह। राशि के ऐसा कहने पर ईशान उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, हाँ हूँ मैं बेशरम, बट ओनली फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह राशि की तरफ एक आई ब्लिंक करता है। राशि हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि आज उसे ईशान पूरी तरह से छिछोरा लग रहा था। वह फिर से बोला, अब जल्दी जाओ वरना मैं खुद। उद्धरण चिन्ह। इस पर राशि जल्दी से बोली, आप बहुत बुरे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह जल्दी से ट्रायल रूम में चली जाती है। ईशान वहीं ट्रायल रूम के सामने वाले काउच पर बैठ जाता है। उस शॉप के स्टॉफ्स उसे चाय कॉफी के लिए पूछते हैं। ईशान एक कप कॉफी का बोलकर अपने फोन में कुछ देखने लगता है। करीब 10 मिनट बाद राशि अपनी पहली ड्रेस पहनकर बाहर आती है। ईशान जैसे ही उसे देखता है बस देखता रह जाता है। ये ब्लैक कलर की फ्रॉक टाइप ड्रेस थी जो मिड लेंथ में थी। ये ड्रेस ट्रकी पैटर्न में थी। पतले पतले स्ट्रैप की वजह से राशि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर ये ड्रेस उसके पतले फिगर पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी हाइट भी अच्छी खासी थी, इस वजह से ये ड्रेस उस पर काफी एलिगेंट लग रहा था। ईशान उसके पास गया और बोला, सीधे खड़ी रहो, ऐसे टेढ़े मेढ़े होने की क्या जरूरत है, अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। उद्धरण चिन्ह। पर राशि का ध्यान तो कहीं और ही था। वह ईशान को अपने पास आने का इशारा करती है। वह उसकी तरफ झुका तो राशि ने धीरे से कहा, वो मैं सोच रही थी कि अगर ये स्ट्रेट टूट गए तो, इतने पतले पतले हैं ये। उद्धरण चिन्ह। राशि की बातें सुनकर ईशान पहले तो उसकी बेवकूफी पर हंसा, फिर उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए बोला, तुम सच में बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला समझी, चलो अब दूसरी ट्राई करो। उद्धरण चिन्ह। राशि मुंह फुलाते हुए अंदर चली गई। इस ड्रेस के बाद उसने 3-4 और ड्रेसेस ट्राई की। कपड़े ट्राई करते करते वह थक चुकी थी। वह मन की मन ईशान को कोस रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने एक साथ कभी इतने कपड़े ट्राई नहीं किए। पर लास्ट वाले ड्रेस को ट्राई करते वक्त उसे काफी वक्त लग रहे थे। जब वह काफी देर बाद भी बाहर नहीं आ रही थी, तब ईशान इरिटेट हो गया। वह ट्रायल रूम के पास जाकर नॉक करते हुए बोला, राशि कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। राशि जल्दी से बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशान फिर से बोला, तो फिर बाहर क्यों नहीं आ रही तुम? उद्धरण चिन्ह। राशि इस पर कुछ नहीं बोली तो ईशान बोला, मैं अंदर आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी राशि जोर से बोली, नहीं। उद्धरण चिन्ह। पर उससे पहले ईशान अंदर जा चुका था। राशि ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर दी, क्योंकि उसने उस ड्रेस को अपनी बॉडी से सिर्फ लगा कर रखा था। ये एक ट्रिकी ड्रेस थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे पहनना कैसे है। ईशान उसे देखकर नरमी से बोला, आंखें खोलो अपनी। उद्धरण चिन्ह। राशि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ईशान उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, तुमने अभी तक ड्रेस क्यों नहीं पहनी? उद्धरण चिन्ह। राशि मासूमियत में बोली, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे पहनना कैसे है। उद्धरण चिन्ह। ईशान बोला, तो हेल्प के लिए बुला लेती। उद्धरण चिन्ह। इस पर राशि ने कुछ नहीं कहा, वह बिल्कुल शांत रही। वह बोला, लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर राशि ने ड्रेस पर अपनी मजबूत पकड़ कस ली और ना में सिर हिला दिया। ईशान समझ गया कि वह शर्मा रही है। उसने राशि को समझाया कि ड्रेस कैसे पहनना है, फिर बोला, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, जब तुम पहन लो तो बता देना। हम। उद्धरण चिन्ह। अगर हेल्प की जरूरत हो तो भी मुझे आवाज दे देना। उद्धरण चिन्ह। राशि ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशान ने अपनी आंखें बंद की तो राशि ने मासूमियत से अपने हाथ उसके सामने रखकर चेक किया और ड्रेस पहनने लगी। करीब 5 मिनट बाद ईशान ने आवाज दी, हो गया क्या? उद्धरण चिन्ह। राशि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आप आंखें बंद ही रखना। उद्धरण चिन्ह। पर अगले 5 मिनट बाद उसने आवाज नहीं दी तो उसने अपनी आंखें खोल दी।
वह ड्रेस की स्लीव्स के साथ स्ट्रगल कर रही थी। दरअसल ये वन स्लीव्स ड्रेस थी, इसलिए राशि को समझ नहीं आ रहा था कि इसे पहनना कैसे है। वैसे भी उसने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। ईशान ने कुछ नहीं कहा और उसे ड्रेस पहनने में हेल्प करने लगा। लास्ट में उसने ड्रेस की जीप लगा दी। ये पिंक कलर की एक खूबसूरत ड्रेस थी जिसमें छोटे छोटे व्हाइट डायमंड्स का काम हो रखा था। इस ड्रेस में राशि बिल्कुल परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। ये उस पर काफी फब रहा था, मानो ये ड्रेस उसी के लिए बनी हो। ये ड्रेस मिड लेंथ में थी, इसकी लेंथ ना तो बहुत शॉर्ट थी और ना ही बहुत लॉन्ग। राशि के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट थी। ईशान तो उसे देखकर जैसे पलकें झपकाना ही भूल गया। ईशान को अपनी तरफ यूं एकटक देखता देख राशि मासूमियत में बोली, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लग रही? उद्धरण चिन्ह। राशि ने जैसे ही ये कहा, ईशान उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, शश, पहले इस नजारे को इन आंखों को कैद करने दो। उद्धरण चिन्ह। उसे जी भर कर देखने के बाद वह राशि के माथे को आहिस्ते से चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतनी की दुनिया जहाँ की सारी खूबसूरती तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाए। यूं समझ लो कि इस खूबसूरती को देखने के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। उद्धरण चिन्ह। ईशान के इस तरह तारीफ करने से राशि के चांद से चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपनी नजरें झुका लेती है। ऐसा पहली बार था जब किसी ने इस तरह उसकी खूबसूरती की तारीफ की हो। ईशान धीरे से बोला, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। राशि ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशान को अपने डैड के बर्थडे पार्टी के बारे में याद आया। वैसे तो उसे उनके बर्थडे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर दीक्षा के कहने पर वह मना नहीं कर पाया। फिर उसके आदित्य भाई ने भी तो उसे पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। ईशान ने राशि के लिए पर्पल और वाइन कलर के 2 खूबसूरत गाउन खरीदे। पर्पल वाला बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए और वाइन वाला उसे काफी भाग गया, इसलिए उसने राशि के लिए खरीद लिया। पर इसके बारे में राशि को कुछ पता नहीं था। ये उसके लिए एक सरप्राइज था। ट्रायल रूम से निकलने के बाद ईशान ने उसके लिए कुछ ज्वेलरीज खरीदी, उसके ड्रेसेस के अकॉर्डिंग। फिर कुछ शूज और सैंडल्स खरीदे। सारी शॉपिंग ईशान ही कर रहा था, राशि तो बस उसे फॉलो कर रही थी। एक पॉइंट के बाद वह चलते चलते थक गई और ईशान का हाथ पकड़कर बोली, ईशान, अगर आप ऐसे ही शॉपिंग करते रहे तो मेरे डैड कर्जे में आ जाएंगे। प्लीज अब बस कीजिए ना। मैंने आपको पहले भी कहा तो था कि ऐसे महंगे कपड़े और एसेसरीज में नहीं पहनती। उद्धरण चिन्ह। राशि के इस तरह कहने पर ईशान मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारे डैड को कर्जे में आने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राशि ने ईशान का हाथ थामे हुए कहा, अगर आपके भाई और भाभी आपकी इस फिजूल खर्ची से नाराज हो गए तो उस घर में मेरी एंट्री होने से पहले ही मैं बैन हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, मेरे दिल में तुम्हारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, अब तुम्हारे बैन होने का कोई चांस नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशान के इस अंदाज पर राशि स्माइल करने लगती है। वह ईशान को पहले ही समझा कर थक चुकी थी कि वह उस पर अपने पैसे इस तरह जाया ना करे। पर ईशान तो ईशान था। वैसे भी मल्होत्रा फैमिली काफी अमीर थी। अगर ईशान अपनी शॉपिंग में कुछ करोड़ भी खर्च कर ले तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वैसे भी ईशान अब पहले से काफी समझदार बन चुका था। उसे पता था कि अपने पैसे उसे कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ नहीं। काफी देर तक शॉपिंग करने के बाद ईशान राशि की तरफ देखते हुए बोला, भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। राशि अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, जोरों से। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसे लेकर रेस्टोरेंट के प्राइवेट एरिया में आ जाता है, जो दिखने में काफी शानदार था। वह ईशान की तरफ देखते हुए बोली, वाओ, ये तो काफी खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। ईशान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें ये पसंद आया? उद्धरण चिन्ह। राशि सामने रखे कांच के एक फ्लावर वॉश से एक रेड रोज निकाल उसे स्मेल करते हुए बोली, हाँ बहुत। उसकी इस बच्चों जैसी हरकत पर ईशान स्माइल करने लगता है। थोड़ी ही देर में उनका टेबल गर्मागर्म टेस्टी डिशेज से भर जाता है। वह अपने चेहरे पर खुशी लिए बोली, आपको मेरे पसंद के खाने के बारे में कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। ईशान उसे टीज करते हुए बोला, किसने कहा मैंने तुम्हारे पसंद का खाना मंगवाया है? उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर राशि मायूस सी उसे घूरने लगी। उसने राशि को ज्यादा परेशान न करते हुए कहा, जस्ट किडिंग, ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है और तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में मुझे पता नहीं होगा तो और किसे होगा? उद्धरण चिन्ह। राशि को भूख जोरों की लगी थी, इसलिए वह खाने पर टूट पड़ती है। भले ही वह बाकी मामले में कम थी, पर खाना जमकर खाती थी वो। पर फिर भी थी दुबली पतली सी, क्योंकि नेहा और मालिनी पहले राशि से जानवरों की तरह काम करवाती थी। पर अब मिस्टर खन्ना के वापस आ जाने से वो दोनों राशि से कुछ नहीं करवा पाती थी। वैसे भी अब ईशान ने भी उसे काफी कुछ समझाया था कि उसे अपनी सौतेली माँ और बहन की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो दोनों उसके साथ ज्यादती करती है तो उसे जवाब देना चाहिए। राशि पर इस बात का असर भी हुआ था। वह अब नेहा और मालिनी से नहीं डरती थी। ये बात दोनों माँ बेटी को रास नहीं आ रही थी। दोनों जानती थी कि जब से राशि ईशान से मिली थी उसके अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई थी। पर उन्हें तो किसी भी तरीके से राशि का बुरा करना था, इसलिए दोनों के शैतानी दिमाग में खिंची पक रही थी। दूसरी तरफ रेहान ने भी ईशा के लिए काफी कुछ खरीद लिया था। ईशा उससे नाराज थी, इस वजह से ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह कार में आ गई। पेमेंट के बाद उसने सारा सामान खुराना पैलेस डिलीवर कराने का ऑर्डर दे दिया। रेहान भी कार में बैठ गया और दोनों पैलेस के लिए निकल गए। ईशा बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। रेहान को उसकी चुप्पी खल रही थी, पर वह क्या करे, गलती भी तो उसी की थी। रेहान और ईशा खुराना पैलेस के लिए निकल चुके थे। ईशा रेहान से नाराज थी, इसलिए उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, पर रेहान उसकी निगाहें ईशा पर बराबर थी। उनकी कार के आगे ब्लैक कलर की एक आईडी कार चल रही थी। उसमें एक लड़की और लड़का बैठे हुए थे, जो दिखने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे थे। लड़का ड्राइविंग सीट पर था, वहीं वो लड़की पैसेंजर सीट पर। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी लड़की की निगाहें पीछे की कार में बैठे ईशा और रेहान पर पड़ती है तो उसकी आंखों में नफरत की एक आग सी जलने लगी। फिर उसके शैतानी दिमाग में क्या सूझा, उसने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए अचानक स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और उसे डाइवर्ट कर दिया। इससे हुआ यूं कि ईशा और रेहान की कार सामने वाली दूसरी कार से टक्कर होते होते बच गए। अगर रेहान ने सही वक्त पर ब्रेक नहीं मारी होती तो पक्का कोई अनहोनी हो जाती। उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने भी सही वक्त पर स्टीयरिंग व्हील संभाल ली और उस लड़की की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, शाली, ये कैसी बचकानी हरकतें थी, अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाते हुए बोली, सॉरी बेबी, गलती से हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये लड़की और कोई नहीं ईशा की सौतेली बहन शैली थी। वह रेहान को पाना चाहती थी और उसे पाने के लिए उसने न जाने कौन कौन से पैतरे नहीं आजमाए होंगे। फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट तक बनवा ली थी, पर फिर भी रेहान उसका नहीं हुआ और दोनों को साथ देखकर शैली का कलेजा जल उठा, इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए उसने ये घटिया हरकत कर दी।
और अब वह अपने बॉयफ्रेंड से जल्दी जल्दी कार ड्राइव करने को कह रही थी ताकि वो दोनों की नजर में ना आ जाए। वहीं इस घटना से ईशा बुरी तरह डर चुकी थी। उसका हाथ अपने पेट पर कसा हुआ था। जोर से ब्रेक लगाने की वजह से ईशा का सिर कार की डैशबोर्ड से टकरा जाता, पर विहान ने उसे अपना हाथ रोककर संभाल लिया। उसे उस कार वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसकी वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होते होते टली। विहान उस इंसान को अब किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। विहान ने फिक्र भरी निगाहों से ईशा की तरफ देखते हुए कहा, वाइफी, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। विहान की आवाज सुनकर वह जल्दी से उसे हक कर लेती है। विहान उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे सहलाकर बोला, इट्स ऑफ, सब ठीक है, उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने ईशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर उसके आंसू पोंछ देता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, उद्धरण चिन्ह। ईशा अपनी नम आवाज में बोली, विहान मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जो कोई भी था शायद उसने ये जानकर किया है, उद्धरण चिन्ह। विहान उसके माथे को एक बार फिर से चूमते हुए बोला, वाइफी, प्लीज शांत हो जाओ, मैंने कहा ना, वो चाहे जो कोई भी हो, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला, उद्धरण चिन्ह। ईशान और राशि भी ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों खन्ना हाउस के लिए निकल गए। राशि के लिए आज का दिन काफी टाइम रहा। इतनी शॉपिंग तो आज तक उसने पूरी जिंदगी में नहीं की होगी जितनी की आज कर ली। थकान की वजह से वह रास्ते में ही सो गई थी। खन्ना हाउस के बाहर पहुंचकर ईशान ने जब अपने बगल वाले सीट की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। राशि सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। ईशान ने अपने फोन लेकर उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक की। उसका मन तो नहीं था उसे जगाने का, पर जगाना जरूरी भी था। वह उसकी गाल पर थपकी देते हुए बोला, राशि उठो, देखो हम तुम्हारे घर पहुंच गए, उद्धरण चिन्ह। ईशान के इस तरह उठाने से राशि की हड़बड़ाहट में आंखें खुल गई। वह हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ, क्या हम घर पहुंच गए, उद्धरण चिन्ह। उसे इस तरह से हड़बड़ाता देख ईशान की हंसी छूट गई। अपने ऊपर उसे हंसता देख राशि का मुंह बन जाता है। वहां खड़ी एक सर्वेंट से कहकर ईशान सारा शॉपिंग बैग राशि के कमरे में पहुंचवा देता है। इतने सारे शॉपिंग बैग से उसका कमरा पूरी तरह से भर चुका था। वहीं अपनी आंखों में हैरानी लिए मालिनी और नेहा ये नजारा देख रही थी। नेहा अपने मन में राशि को कोसते हुए बोली, तो ईशान मल्होत्रा ने इस नौकरानी के लिए आधा मॉल खाली करवा दिया। नॉट बैड, लगता है इसे मेरी डाउन मार्केट टाइप बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। इससे पहले कि सर पानी से ऊपर चला जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। वहीं राशि के साथ ईशान भी अंदर आ गया और दोनों माँ बेटी को घूरते हुए लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ गया जैसे कि वो दोनों उसके लिए कोई मायने ना रखते हो। ईशान का ये एटीट्यूड देख नेहा उसे अपनी जलती आंखों से घूरने लगी। नेहा की मॉम मालिनी अपनी आवाज में मक्खन लगाते हुए बोली, राशि बेटा, ये कौन है, उद्धरण चिन्ह। राशि मालिनी की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, ये मेरे दोस्त है ईशान, उद्धरण चिन्ह। नेहा अपने मन में बोली, सिर्फ दोस्त है, होशियारी तो देखो इस लड़की की, सच में ये चालाक लोमी है, उद्धरण चिन्ह। ईशान राशि की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर रेस्ट कर लो, तुम थक गई होगी, उद्धरण चिन्ह। राशि ने अच्छी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिलाया और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। राशि के जाने के बाद ईशान दोनों माँ बेटी को घूरते हुए बोला, सिर्फ दोस्त नहीं, इसका बॉयफ्रेंड भी हूँ मैं, और बहुत जल्द इससे शादी भी करने वाला हूँ, उद्धरण चिन्ह। ईशान ने जैसे ही ये कहा दोनों माँ बेटी को जैसे चक्कर से आने लगे थे। बॉयफ्रेंड तक तो फिर भी ठीक था, पर शादी, क्या राशि की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे पति के रूप में ईशान मल्होत्रा मिल जाए। वो ईशान मल्होत्रा जिस पर लड़कियां मर मिटने को भी तैयार हो। नेहा को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था ईशान ने जो कहा। वो उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना, क्या तुम उस डाउन मार्केट से शादी करना चाहते हो, उद्धरण चिन्ह। नेहा के ऐसा कहने पर ईशान उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपनी आंखों से ही उसे जलाकर राख कर देगा। मालिनी ईशान के कान भरने की कोशिश करते हुए बड़े प्यार से बोली, देखो बेटा, हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं, पर अगर मेरी मानो तो तुम्हें शादी के लिए कोई और लड़की देखनी चाहिए। ये राशि दिखती मासूम है, पर इसकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है, आए दिन किसी दूसरे लड़के के साथ मुंह मारते फिरती है, उद्धरण चिन्ह। मालिनी की बातें सुनकर ईशान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वो सोच रहा था कि जब इन दोनों को पता था कि राशि ईशान के साथ कितना वक्त बिताती है, ये सब जानते हुए भी दोनों उसके सामने राशि की बुराई कर रही थी, फिर वह बाकियों के सामने क्या करती होंगी। ईशान को राशि के लिए काफी बुरा लग रहा था। वाकई में उसने कम उम्र में ही काफी कुछ झेला था। उसने अपने गुस्से को जैसे तैसे काबू में किया और स्माइल करते हुए बोला, मिसेस खन्ना, आई मस्ट से ये सब आप अपनी बेटी नेहा के बारे में बता रही होंगी, उद्धरण चिन्ह। ईशान की बातें सुनकर मालिनी और नेहा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। दोनों समझ गए थे कि ईशान के दिल में राशि के लिए गलतफहमी डालना इतना आसान नहीं होगा। वहीं उसकी बातें सुनकर नेहा का चेहरा काला पड़ गया था। वह ईशान को घूरते हुए बोली, तमीज से बात करो, तुम मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते, उद्धरण चिन्ह। नेहा की इन बातों का जवाब ईशान ने मुस्कुराते हुए बड़े आराम से दिए, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों भी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी राशि के बारे में एक शब्द भी गलत निकाला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और इसे मेरी धमकी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम दोनों की वजह से उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मुझे तुम दोनों को तकलीफ देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उद्धरण चिन्ह। ईशान ने ये बात नेहा और मालिनी की आंखों में आंखें डालकर की थी, जिससे एक पल के लिए तो दोनों घबरा ही गई, क्योंकि ईशान का ऑरा इस वक्त काफी ज्यादा कोल्ड था। वह वहां से उठते हुए बोला, चलता हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, उद्धरण चिन्ह। वो बाहर निकल पाता तभी मिस्टर खन्ना भी वहां आ गए। ईशान ने उन्हें ग्रीट किया। मिस्टर खन्ना बोले, अरे ईशान बेटा तुम, उद्धरण चिन्ह। ईशान स्माइल करते हुए बोला, हाँ अंकल, वो मैं राशि को शॉपिंग पर ले गया था तो सोचा क्यों ना उसकी फैमिली से भी मिल लूं, उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना बोले, हम, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, उद्धरण चिन्ह। वहीं मिस्टर खन्ना को ईशान से इतने प्यार से पेश आता देख मालिनी और नेहा का दिल जलने लगा। मालिनी ने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि उनके पति ईशान को इतने अच्छे से जानते होंगे। ईशान बोला, ठीक है अंकल, अब मैं भी इजाजत चाहूंगा, उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना बोले, ठीक से जाना बेटा, बी सेफ, उद्धरण चिन्ह। ईशान जाते जाते बोला, थैंक यू अंकल, उद्धरण चिन्ह। ईशान के जाने के बाद मालिनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिस्टर खन्ना की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप उसे जानते हैं, उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना बोले, हाँ, वो आदित्य मल्होत्रा का छोटा भाई है और हमारी बेटी का बहुत अच्छा दोस्त भी, पर तुम क्यों पूछ रही हो, उद्धरण चिन्ह। इस पर मालिनी बोली, कुछ ज्यादा ही अच्छा दोस्त नहीं है वो तुम्हारी बेटी का, जो रात रात भर उसे अपने साथ घुमाता हो, उद्धरण चिन्ह।
मालिनी की बातें सुनकर मिस्टर खन्ना की भौहें तन गईं। वह थोड़े गुस्से में सख्त होकर बोले, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना को गुस्सा आता देख मालिनी और नेहा मन की मन शातिर स्माइल करने लगी। दोनों माँ बेटी ने सालों से कुछ इसी तरह मिस्टर खन्ना के राशि के खिलाफ कान भरे थे, पर अब धीरे धीरे उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी बेटी कितनी मासूम सी है। वो ऐसे काम कैसे कर सकती है? मालिनी भी अपने चेहरे पर कड़वाहट लिए बोली, यही कि वो उस ईशान मल्होत्रा से तुम्हारी बेटी का कुछ ज्यादा ही उठना बैठना नहीं हो रहा। दिन रात उसके साथ चिपकी रहती है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो लोग किसे सुनाएंगे? हमें ना। उद्धरण चिन्ह। मालिनी की बातें सुनकर मिस्टर खन्ना थोड़ी देर के लिए तो खामोश ही रह गए। वहीं नेहा ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा, मॉम बिल्कुल सच कह रही है डैड। आजकल ये राशि कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी है। ईशान मल्होत्रा से दोस्ती क्या हो गई वो तो हम सबको कुछ समझती ही नहीं। यहाँ तक कि वह अब तो मॉम से भी बदतमीजी करने लगी है। उद्धरण चिन्ह। और मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अपना मुंह बंद ही रखूं, मुझे उसे कुछ कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैं उसकी सौतेली बहन हूँ। कैन यू बिलीव दिस डैड? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह अपनी आंखों में कुछ घयाली आंसू भी ले आती है ताकि उसका ड्रामा रियल लगे। मिस्टर खन्ना ने नेहा की तरफ एक नजर देखा और पूछा, क्या उसने ऐसा कहा तुमसे? उद्धरण चिन्ह। नेहा मिस्टर खन्ना को यकीन दिलाते हुए बोली, हाँ डैड, अगर आपको यकीन ना हो तो आप मॉम से पूछ लो। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर खन्ना थोड़ी देर तो शांत रहे। वो ये देखना चाहते थे कि दोनों माँ बेटी राशि को गिराने के लिए किस हद तक गिर सकती हैं। वे एक गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी शिकायतें बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मालिनी और नेहा एक दूसरे की तरफ डेविल स्माइल करने लगी। आखिर इतने सालों की मेहनत मालिनी ने ऐसे ही तो नहीं की थी। मिस्टर खन्ना अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद नेहा अपने चेहरे पर एक शैतानी चमक लिए बोली, वाह मॉम, आपके शातिर दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। अब आप लगे हाथ उस ईशान मल्होत्रा को भी उस नौकरानी की जिंदगी से दूर कर दो। उद्धरण चिन्ह। मालिनी भी अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लिए हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा मेरी बच्ची। उस राशि के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे वो ईशान मल्होत्रा तो क्या किसी लड़के से भी शादी करने लायक नहीं बचेगी। उद्धरण चिन्ह। ईशा इस इंसिडेंट से काफी डर चुकी थी क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। दो नहीं जाने उसके अंदर पल रही थी। ऐसे में उन्हें अगर कुछ हो जाता तो ये ईशा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। विहान ने उसे किसी तरह शांत किया और दोनों खुराना पैलेस पहुंच गए। विहान ने सारे शॉपिंग बैग्स अंदर करवाए और ईशा को लेकर वह अंदर आ गया। शेखर जी और सारिका जी दोनों लिविंग हॉल में बैठे थे और चाय पी रहे थे। दोनों की निगाहें ईशा के मुरझाए चेहरे पर गई तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शेखर जी चाय का कप साइड में रखते हुए बोले, विहान, ईशा को क्या हुआ है बेटा? वो ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। विहान बोला, हाँ डैड, उसे बस शराब सी वीकनेस हो गई थी, बस इसलिए हॉस्पिटल लेकर गया था उसे। उद्धरण चिन्ह। इस पर सारिका जी ईशा से बोली, अरे बेटा, ध्यान रखा करो, तुम आजकल अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही। उद्धरण चिन्ह। ईशा बेटा, हमारी हेल्थ भी हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए काम के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अब से मैं रोज तुम्हें रात को हल्दी वाला दूध भिजवा दिया करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशा सारिका जी की इस फिक्र पर बोली, ठीक है मॉम, मैं अपना ख्याल रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। शेखर जी स्माइल करते हुए बोले, अरे अब बच्ची को आराम भी करने दो, आप तो आते ही शुरू हो गई। जाओ बेटा, ईशा को लेकर तुम ऊपर जाओ। उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा को लेकर ऊपर आ गया। उसने उसे फ्रेश होने का कहकर अपने स्टडी रूम में चला गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट अमित को कॉल किया और सारा माजरा समझाकर अपनी कोल्ड टोन में बोला, जल्द से जल्द पता करो कि ये कार किसकी है। उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ से अमित बोला, डोंट वरी बॉस, आपका काम हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद ईशा फ्रेश होकर बाहर आ गई। विहान ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए। ईशा बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी, तभी विहान भी धीरे से बेड पर उसके बगल में लेट गया। ईशा की निगाहें विहान पर पड़ी। विहान उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। ईशा ने बस हम कहा। विहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, मुझे डैड बनने की खुशी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उद्धरण चिन्ह। विहान की बातें सुनकर ईशा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वह फिर से कहता है, इस खुशी के मौके पर तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह ईशा के सामने एक ईमेल रख देता है। वह हैरानी से उस ईमेल को देखते हुए बोली, ये क्या है विहान? उद्धरण चिन्ह। विहान उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती? उद्धरण चिन्ह। ईशा ने ईमेल के अंदर से कुछ निकाला। अंदर 2 टिकटें थी जिन्हें देखने के बाद ईशा के चेहरे पर चमक आ गई। वह खुशी से लगभग झूमने ही वाली थी। वह विहान की तरफ अपनी चमकती आंखों से देखते हुए बोली, विहान, ये। उद्धरण चिन्ह। विहान उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, यस बेबी, हम दोनों तुम्हारे फेवरेट डेस्टिनेशन एम्स्टर्डम जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान के गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच विहान, मुझे तुम्हारा दिया ये तोहफा हमेशा याद रहेगा। उद्धरण चिन्ह। दरअसल एम्स्टर्डम का ट्यूलिप गार्डन ईशा का फेवरेट ब्यूटी स्पॉट रहा था। वह वहां अपने किसी ऐसे इंसान के साथ जाना चाहती थी जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हो, पर अब तो उसकी जिंदगी में ऐसे इंसान सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 थे। विहान उसके खिले चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ये तोहफा अच्छा लगा? उद्धरण चिन्ह। ईशा चाहते हुए बोली, हाँ बहुत। उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा के करीब आते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता इतने बड़े तोहफे के बदले मुझे भी तो रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान बड़ी मदहोशी में बोला, मुझे जो चाहिए फिलहाल तो तुम मुझे नहीं दे पाओगी। उद्धरण चिन्ह। विहान ने जैसे ही ये कहा ईशा शर्म से गुलाबी हो गई। वह विहान से नजरें चुराते हुए बोली, बेशर्म, कुछ तो शर्म कर लो, अब 2 बच्चों के बाप बनने वाले हो तुम। उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान बोला, जब बीवी इतनी खूबसूरत मिली हो तो शर्म का फायदा ही क्या है? उद्धरण चिन्ह। इसके आगे ईशा कुछ नहीं बोल पाई तो विहान बोला, फिलहाल तुम मुझे कुछ किसेस तो दे ही सकती हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर ईशा बोली, मुझे नहीं देना। उद्धरण चिन्ह। विहान बोला, सोच लो, अगर मैंने किस करना शुरू किया तो मुझसे बहुत कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम ही। उद्धरण चिन्ह। ईशा उसे घूर कर देखती है। विहान स्माइल करता है और उसके होठों पर अपने होंठ रख लेता है। मल्होत्रा हाउस। कृतिका वंश के स्टडी रूम में कैनवस पर कुछ पेंट कर रही थी।
वह काफी देर से वहाँ पर थी। वंश उसे ढूंढते हुए कमरे से स्टडी रूम में आया तो देखा कि वह पेंटर बनी हुई थी। बालों को उसने बंद बना रखा था। 2-4 बालों की लंटें निकली हुई थी। इस मेसी लुक में भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर पेंट करते वक्त कुछ कलर्स भी लग गए थे। ओवरऑल वह काफी क्यूट भी लग रही थी। उसे इस तरह ध्यान से पेंट करता देख वंश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह कृतिका की तरफ आने लगा। इससे पहले कि वह उसकी बनाई पेंटिंग देख पाता वह उसे रोकते हुए बोली, वंश प्लीज बस थोड़ी देर रुक जाए, ये बस कंप्लीट होने ही वाली है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने भी कृतिका का मन रखते हुए कहा, हम ठीक है, आई कैन वेट। उद्धरण चिन्ह। करीब 15 मिनट बाद पेंटिंग को फाइनल टच देते हुए कृतिका खुद से बोली, बस अब ये कंप्लीट हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह अपना गंदा हो चुका एप्रॉन उतार देती है और अपने हाथ साफ कर लेती है। वंश उस कैनवस की तरफ आते हुए बोला, जरा मैं भी तो देखूं, मेरी बीवी ने मुझे इतना वेट कराकर आखिर बनाया। उद्धरण चिन्ह। वो इतना ही बोल पाया था कि जैसे ही उसकी निगाहें सामने कैनवस पर पड़ी वह स्पीचलेस रह गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि ये कैसा है? उद्धरण चिन्ह। वंश अब क्या ही बोलता, बोलने के लिए उसके पास शब्द ही कहाँ थे। दरअसल कृतिका ने कैनवस में एक खूबसूरत से खिलखिलाते हुए नन्हे बच्चे को पेंट किया था, जो पूरी तरह से उसकी कल्पना थी। बच्चे की पेंटिंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह भी उसमें से बाहर आ जाएगा। कृतिका ने इतनी खूबसूरती से उस पेंटिंग में जान डाली थी। एक एक बारीकियों का काफी अच्छे से ध्यान रखा था, जैसे पेंटिंग कृतिका ने नहीं दुनिया के किसी फाइनेस्ट पेंटर ने पेंट किया हो, जैसे पेंटिंग का सालों का एक्सपीरियंस रहा हो। वंश ने एक नजर पेंटिंग को देखा, फिर कृतिका की तरफ। वह एकदम से उसके माथे को चूम लेता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है। हम उद्धरण चिन्ह। वंश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कृतिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह उसके सीने से लगे हुए ही उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या आपको ये पसंद आई? उद्धरण चिन्ह। वंश उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरती से पेंटिंग कर सकती हो। आउटस्टैंडिंग। उद्धरण चिन्ह। वंश के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर कृतिका का चेहरा कई गुना चमक गया। वह उसे पेंटिंग की डिटेल्स देते हुए बोली, वंश आपको पता है ये बच्चा कौन है? उद्धरण चिन्ह। वंश ने गैस तो कब से कर लिया था कि तस्वीर में ये खूबसूरत बच्चा कौन है, पर इसका जवाब भी कृतिका ने ही देते हुए कहा, ये हमारा बच्चा है वंश, मेरा और आपका अंश है ना, ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की बातें सुनकर वंश उसे पीछे से हक करते हुए पीछे से ही उसके गालों को चूम कर बोला, हम ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है क्योंकि ये अपनी माँ पर जो गया है। उद्धरण चिन्ह। वंश की बातें सुनकर कृतिका स्माइल करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर वंश के सीने पर अपना सिर टिका दिया। वहीं वंश कृतिका के पेट को सहलाते हुए अपने बच्चे को महसूस करने लगा। कृतिका की प्रेगनेंसी को 4 मंथ पूरे हो चुके थे और अब उसका बेबी बम्प भी हल्का हल्का नजर आने लगा था। तभी अचानक से उसे कुछ चक्कर सा महसूस हुआ। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिए। ये देखकर वंश फिक्र भरी आवाज में बोला, वाइफी तुम ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह कृतिका को सोफे पर बिठा देता है और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो पियो इसे। उद्धरण चिन्ह। कृतिका पूरा ग्लास पी लेती है, फिर वंश की तरफ देखते हुए बोली, बस जरा से चक्कर आ गए थे, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात कर ली है, प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल है। उद्धरण चिन्ह। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, आर यू श्योर? उद्धरण चिन्ह। कृतिका आहिस्ते से हम में जवाब देती है। वंश कृतिका के माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी अब बहुत जल्द अपने बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहता हूँ, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। वंश की बेसब्री देख कृतिका के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। सच में बाप बनने की खुशी हर आदमी को बदल देती है। जैसे वंश को ही ले लो, पहले वो कितना सीरियस और कोल्ड हुआ करता था, पर अब वह काफी नर्म हो चुका था। शायद वह खुद को अपनी डैडी की ड्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। वह नहीं चाहता था कि उसका नन्हा शैतान उसे अपनी माँ से कम प्यार करे। वंश मन की मन सोचता था कि वह कितना खड़ूस था और कृतिका बहुत प्यारी। तो जाहिर सी बात है बेबी अपनी मम्मा को ज्यादा प्यार करेगा और अगर वह इसी तरह खड़ूस रहा तो बेबी उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। बस इसी एक ख्याल की वजह से वंश खुद को नर्म बनाने में लगा हुआ था। कृतिका भी वंश की इन हरकतों को नोटिस करती थी। वंश की इनसिक्योरिटी और उसकी जेलेसी देख कृतिका मन ही मन स्माइल करती थी। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, बट माय डियर हबी आपको थोड़ा और वेट तो करना ही होगा ना। फिर वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, ये तो अभी बहुत छोटा सा होगा ना। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की बातें सुनकर वंश उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा आप अपनी मम्मा की बातें सुन रहे हो, अब आप अपने मम्मा डैडी को ज्यादा वेट मत कराओ, जल्दी से बड़े हो जाओ और हमारे पास आ जाओ। हम उद्धरण चिन्ह। वहीं दीक्षा और आदित्य के कमरे में नन्ही आर्या थी कि अपने मम्मा और डैडी को सोने ही नहीं दे रही थी। दीक्षा परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं इसे क्या हुआ है आदि, आज सोने का नाम नहीं ले रही है, सुलाने की कोशिश करो तो रोना शुरू कर देती है, पता नहीं नखरे के मामले में किस पर गई है ये। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य नन्ही आर्या जो कि क्यूट से कार्टून प्रिंट वाले प्यारे प्यारे नाइट सूट में थी को अपनी गोद में लेते हुए बोला, किस पर गई है का क्या मतलब है वाइफी? ऑफ कोर्स वो तुम पर ही गई है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा के कान खड़े हो गए थे। वो आदित्य को घूरने लगी और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी नन्ही परी को प्यार करते हुए बोला, वही जो तुमने सुना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य के इस जवाब से दीक्षा चिढ़ जाती है। वह उसे घूरते हुए बोली, आपके कहने का मतलब है कि मैं बचपन में नखरेबाज थी? हाँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर आदित्य उसे चिढ़ाते हुए बोला, ऑफ कोर्स वाइफी, तुम्हारे बचपन की तस्वीर देखकर मैं आराम से बता सकता हूँ कि तुम कितनी बड़ी नखरेबाज थी। उद्धरण चिन्ह। इस पर दीक्षा उस पर चढ़ते हुए बोली, आपने मेरी बचपन की तस्वीर कब देख ली? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को लग रहा था कि शायद आदित्य उसे बस तंग करने के लिए ये सब कह रहा होगा, पर उसकी गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाती है। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, उसी वक्त जब हम तुम्हारे मॉम डैड के घर गए थे तब कृति मॉम ने ही मुझे तुम्हारी फोटोज दिखाई थी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा सोच में पड़ गई। तभी आदित्य अपना फोन लेकर उसमें से एक तस्वीर दीक्षा को दिखाते हुए बोला, अगर तुम्हें यकीन न हो तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह।
ये बोलकर वह वो तस्वीर उसे दिखाता है। तस्वीर देखकर दीक्षा की आंखें बाहर आ जाने को होती हैं। वह मन ही मन अपनी मॉम को कोसते हुए बोली, मम्मा, इन फोटोज को इन्हें दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? बेकार में मेरी इज्जत का कबाड़ा करवा दिया। उद्धरण चिन्ह। दरअसल ये दीक्षा की बचपन की तस्वीर थी, जब वह लगभग 3 साल की थी। इसमें वह एक जगह पर बैठी थी। उसके पूरे चेहरे पर खाना लगा हुआ था और कीर्ति जी उसे एक छोटे से बाउल से खाना खिला रही थी। वह नखरे दिखाते हुए अपना मुंह मोड़े हुए थी। इस फोटो में दीक्षा काफी फनी लग रही थी। आदित्य दीक्षा के हाव भाव को नोटिस करते हुए बोला, कैसा लगा वाइफी? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं आदि। अभी डिलीट कीजिए इस फोटो को। उद्धरण चिन्ह। आदित्य नामे सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। तभी नन्ही आर्या भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से फोन को अपने करीब लाकर उस फोटो को देखती है और नन्ही आर्या हंसने लगती है। और ऐसा करते हुए वह अपने मुंह पर हाथ भी रख लेती है। उसकी इस क्यूट सी हरकत से उसकी क्यूटनेस में कई गुना इजाफा हो जाता है। आदित्य अपनी नन्ही परी के गालों को सहलाते हुए बोला, देखो मेरे प्रिंसेस के चेहरे पर भी कैसे स्माइल आ गई। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा दोनों को घूरते हुए बोली, दोनों बाप बेटी एक जैसे ही हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर दोनों को घूरने के बाद दीक्षा आदित्य के करीब लेते हुए बोली, आदि, नींद नहीं आ रही, कुछ कीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी नन्ही आर्या जो अपने डैडी के सीने में लेटी हुई थी, वो अपने डैडी के चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में बोली, डैडी। निन्नी निन्नी नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। नन्ही आर्या ने जैसे ही ये कहा, आदित्य और दीक्षा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान खिल गई, क्योंकि आज पहली बार उनकी नन्ही परी ने एक साथ इतने शब्द कहे थे। दोनों उसके एक तरफ के गाल को चूम लेते हैं। आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी बेटा, डैडी अभी आपको स्टोरी सुनाएंगे, फिर मेरी प्रिंसेस को निन्नी आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह दीक्षा को अपने एक हाथ से खुद से सटा लेता है। वह आदित्य के सीने में सिर रखकर उसकी तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है। अपना दूसरा हाथ वह नन्ही आर्या की पीठ पर रखते हुए बोला, डैडी, आपको और आपकी मम्मा को स्टोरी सुनाएंगे हम। उद्धरण चिन्ह। दोनों अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देते हैं। आदित्य उन्हें एक टाइगर और रैबिट की स्टोरी सुनाने लगता है, जिससे 10 मिनट के अंदर ही दोनों सो जाती हैं। जब वह आगे स्टोरी कंटिन्यू करने लगता है तो उसकी निगाहें दोनों माँ बेटी पर जाती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह दोनों के सोते हुए मासूम से चेहरे को निहारते हुए बोला, दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर आहिस्ते से दोनों के माथे को चूम लेता है। वह अपनी प्रिंसेस को आहिस्ते से दीक्षा के पास सुलाकर उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देता है। दीक्षा नींद में ही अपनी नन्ही परी को अपने सीने में छिपा लेती है। वहीं आदित्य भी स्माइल करते हुए उन्हें हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। खुराना पैलेस। डिनर के बाद विहान ईशा की तरफ एक नजर देखकर अपने मॉम डैड से बोला, मॉम डैड, मैं और ईशा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। शेखर जी दोनों की तरफ एक नजर देखते हुए बोले, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। वहीं सारिका जी और रेहान भी उनकी तरफ देखने लगे। रेहान अपने मन में बोला, ओह गॉड, भाई कहीं मेरी आराध्या के साथ मॉल में घूमने वाली बात तो मॉम डैड को नहीं बताने वाले। अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, मॉम से पीट जाऊंगा सो अलग। प्लीज गॉड, इस बार बचा लेना प्लीज। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने यह ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। विहान एक नजर ईशा की तरफ देखता है और उनसे कहता है, मॉम डैड, अगर कोई आप दोनों को दादा दादी कहकर बुलाए तो आपको कैसा लगेगा? उद्धरण चिन्ह। पहली बार तो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर विहान के कहने का मतलब क्या है। वहीं उन्हें कंफ्यूजन में देखकर ईशा स्माइल करती है। तभी रेहान के दिमाग की बत्ती जलती है और उसका चेहरा कुछ सोचकर खिल उठता है। वह काफी एक्साइटमेंट में बोला, यू मीन भाई मैं चाचू बनने वाला हूँ और मॉम डैड दादा दादी। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बातें सुनकर ईशा और विहान के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। वहीं शेखर जी और सारिका जी के चेहरे पर ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। वो दोनों अपनी आंखों में चमक लिए विहान और ईशा की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, हम दोनों सच में दादा दादी बनने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। विहान उन्हें यकीन दिलाने के लिए स्माइल करते हुए बोला, हाँ मॉम डैड, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं, वो भी दो दो पोतों के। आपकी बहू ट्वीन से एक्सपेक्ट कर रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शेखर जी और सारिका जी के चेहरे की चमक दोगुनी हो जाती है। दोनों ईशा के सिर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद देते हुए बोलो, जुग जुग जियो हमारी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। वहीं रेहान भी ईशा के पास आकर बोला, कांग्रेचुलेशन भाभी, और थैंक यू मुझे दो शैतानों का चाचू बनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उनकी बातें सुनकर ईशा स्माइल करने लगती है। वहीं विहान उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, अरे कोई मुझे भी तो विश करो, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ, सिर्फ आपकी बहू ही माँ नहीं बनने वाली है। उद्धरण चिन्ह। फिर खुद पर प्राउड फील करते हुए बोला, वैसे भी इन सब में ईशा से ज्यादा मेरा रोल है, इसलिए तारीफ का ज्यादा हकदार तो मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहीं उसकी बातें सुनकर रेहान मुंह दबाकर हंस देता है। ईशा उसे घूर कर देखती है और सारिका जी उसके हल्के से कान मरोड़ते हुए बोली, बेशरम, आप बाप बनने वाले हो, कुछ तो शर्म करना सीखो। उद्धरण चिन्ह। वहीं ईशा तो शर्म से अपना सिर झुका लेती है। विहान की बातों से वो काफी एम्बेरसमेंट फील कर रही थी। विहान एकदम मुनहफट टाइप का था। शर्म क्या होता है, शायद भगवान उसकी डिक्शनरी में एक करना ही भूल गए थे। वह अपने कानों को छुड़ाते हुए बोला, आहा मॉम छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वहीं दोनों माँ बेटे की नोक झोंक देखकर वो तीनों स्माइल करने लगे। शेखर जी बोले, अरे बच्ची ने आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, उसका मुंह तो मीठा कराओ। उद्धरण चिन्ह। सारिका जी ईशा के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, जी। उद्धरण चिन्ह। वह एक मेड से कुछ मीठा मंगवाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ इशारे करते हैं। सारिका जी अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में रसगुल्ले से भरा बाउल उनके सामने होता है। सारिका जी भी एक ज्वेलरी बॉक्स के साथ वहां हाजिर हो जाती हैं। शेखर जी और सारिका जी दोनों ईशा को रसगुल्ले खिलाते हैं। फिर सारिका जी ईशा के दोनों हाथ आगे कर ज्वेलरी बॉक्स से 2 खूबसूरत हीरे के चमचमाते कंगन निकालती हैं और उसे ईशा के हाथों में पहना देती हैं, जो उसके हाथों पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
वे ईशा को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, ये मेरे और तुम्हारे डैड की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। उद्धरण चिन्ह। ईशा दोनों कंगनों को छूते हुए बोली, थैंक यू मॉम डैड। ये बहुत खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। सारिका जी ईशा के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पर हमारी बच्ची से ज्यादा नहीं। उद्धरण चिन्ह। सारिका जी ईशा को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती थी। ईशा की मॉम का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके डैड ने उसकी परवाह ना करते हुए जल्द ही दूसरी शादी कर ली। फिर वो अपने परिवार में बिजी हो गए। ईशा की परवरिश उसकी दादी माँ ने की थी। ये बात शेखर जी और सारिका जी जानते थे, इसलिए वे उसे अपनी बेटी की तरह रखते थे। उस पर जरा भी तकलीफ नहीं आने देते थे। ये बात सच थी कि अब ईशा उन्हें ही अपना मॉम डैड मानती थी।